अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 12। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे इसके तमाम पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप इन तमाम पार्ट्स को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी स्टेटमेंट से। तो मैं रीड करने जा रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट, यानी आपको कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं, कुछ चीजें बता दी गई हैं और वो क्या है, आपको दो सेट के बारे में बताया गया है। एक है सेट एन जो सबसे पहले मेंशन्ड है और एक है सेट क्यू जो यहाँ पर एंड के बाद नीचे यहाँ पर मेंशन्ड है। तो आपको दो सेट्स दिए गए हैं, एक सेट एन और एक सेट क्यू। अब इन सेट के एलिमेंट्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट को डिस्क्राइब करने के या सेट को लिखने के या एक्सप्रेस करने के कितने तरीके होते हैं। तो हमने तीन तरीके सीखे हैं कि सेट को तीन मुख्तलिफ तरीकों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करते हैं सेट नोटेशन के अंदर, यानी जो भी सेट हो उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमास लगे होते हैं, यानी इनको कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखा गया होता है। तो एक तो इस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप सेट को डिस्क्रिप्टिव वे में एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें, यानी सेट जो एलिमेंट्स कंटेन करता है या जिस तरह का सेट है आप उसको इंग्लिश सेंटेंस या इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब कर दें उसके एलिमेंट्स को, या आप कह लें उस सेट को। और तीसरा तरीका जो होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का या डिस्क्राइब करने का, वो होता है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके अंदर हम डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स की मदद से जो सेट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हाईलाइट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी और इसी तरीके से हमें पता चल पाता है कि उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो यहां पर जो सेट एन और सेट क्यू आपको दिए हुए हैं ये सेट बिल्डर नोटेशन में ही लिखे हुए हैं। अब आपने इनके अंदर जो चीजें मेंशन्ड है उनको रीड करना है, वो बेसिकली आपको इस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ही बता रहे होंगे और उसी के बाद आपने डिसाइड करना है कि इन दोनों सेट में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंड सेट को जो है समझने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है x, बीच में कॉलन का सिंबल है और फिर x है। तो जब भी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में इस तरह की नोटेशन लिखी हुई है कि बीच में कॉलन लगाओ, यहां पर दो वेरिएबल्स या कुछ भी लिखे हो, तो आपने उसको इस तरह रीड करना है। क्योंकि ये x से स्टार्ट हो रहा है तो आप लिखेंगे x और इस कॉलन को आप रीड किया करेंगे इज सच दैट, ये हम कॉलन को रीड किया करेंगे। तो आप इसको रीड करेंगे x इज सच दैट और एंड पे फिर x है तो आगे x। तो x इज सच दैट x आपने इसको रीड करना है। अब इधर x से मुराद इस सेट के एलिमेंट्स ही हैं जो इस सेट के अंदर होंगे। यहाँ पे जो x है ये सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी उर्दू में आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इस सेट के अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब वो कैसे हैं वो आगे आपको बताया जा रहा है। सो x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 8 के मल्टीपल हैं। अब 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, यानी वो नंबर्स जो 8 के टेबल पर आते हैं, लाइक 8 1 टाइम्स 8 होता है, 8 2 टाइम्स 16 होता है, ये 8 16 ये तमाम 8 के मल्टीपल होते हैं। या यूं भी कह लें किसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आपको मिलेगा वो 8 का मल्टीपल कहलाएगा। तो इस सेट के अंदर तमाम मल्टीपल्स हैं 8 के। अब 8 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, तो कौन कौन से हैं वो आगे आपको डिफाइन किया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है सच दैट और ये ऐसे मल्टीपल्स हैं। अब देखिए इधर जो x है ये इसके एलिमेंट्स की ही प्रॉपर्टी बता रहा है, एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा इस सेट के एलिमेंट्स को लिखने में। तो यहां पे लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। पहले आप इस लेफ्ट साइड को पढ़ें तो इसको आप पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन 0, यानी वो एलिमेंट्स ऐसे हैं, यानी वो मल्टीपल्स ऑफ 8 ऐसे हैं जो 0 से बड़े हैं। और आगे आप राइट साइड पे पढ़े जो इनइक्वालिटी लगी हुई है तो इसको हम रीड करते हैं लेस देन और इक्वल टू, और यही x यानी यही इसके एलिमेंट्स यानी मल्टीपल्स ऑफ 8 जो इसमें हैं वो लेस देन और इक्वल टू है 32 के, यानी इस सेट के अंदर ऐसे मल्टीपल्स ऑफ 8 एज एन एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 से बड़े हैं, 0 शामिल नहीं है, और 32 से छोटे हैं, यानी 0 से 32 के दरमियान जितने भी 8 के मल्टीपल आते हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं जिसमें 0 को शामिल नहीं किया हुआ
और 32 को शामिल करना है अगर वो 8 का मल्टीपल हुआ, जो कि आपको पता है वो होता है 8 4 टाइम्स 32 होता है। और मुझे कैसे पता चला इसको शामिल करना है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है उसके नीचे इस तरह की ये लाइन लगी हुई है। जब भी आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटीज आती है ग्रेटर देन और इक्वल टू की या लेस देन और इक्वल टू की, जिसके नीचे आपको इस तरह की लाइन नजर आती है, तो इधर आपको जो भी नंबर लिखा हुआ नजर आता है उसको आपने हमेशा शामिल करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें इसी तरह की इनइक्वालिटी है और यहाँ पे 32 लिखा हुआ है। इसका मतलब इस सेट के अंदर आपने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो 8 के मल्टीपल भी होने चाहिए, वो 0 से बड़े होने चाहिए, 0 को शामिल नहीं कर सकते, लेकिन 32 और 32 से कम होने चाहिए, 32 को आप शामिल कर सकते हैं। तो ये तो आपको एन सेट समझ आ गया। इसी को मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर यही कहा गया है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन एन एंड क्यू इन सेट नोटेशन, कि आपने एन और क्यू के तमाम एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में लिख के दिखाना है। सेट नोटेशन का मतलब है आप इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, एलिमेंट्स को अंदर लिखेंगे और उनको कॉमर्स के जरिए सेपरेट कर देंगे, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन करना सेट नोटेशन में। तो क्योंकि अब आपको एन के एलिमेंट्स मैंने समझा दिए क्या कौन कौन से होंगे, तो हम इसको साथ ही लिख लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट भी साथ ही हो जाएगा। तो हमने एलिमेंट्स को लिखना है एन के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एन, और सेट नोटेशन में लिखने के लिए अगर एलिमेंट्स को आप लिस्ट डाउन कर रहे हैं सेट नोटेशन में, तो आपने इस तरह की पहले कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब आपने 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, कौन से वाले, इस सेट के मुताबिक जो 0 से बड़े हों। तो देखें 8 1 टाइम्स 8 होता है, सबसे पहला मल्टीपल तो ये आएगा जो 0 से बड़ा है, इसको लिखें, यहाँ पे आप लिख दें, कॉमा डालते जाएं। अब 8 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16, ये दूसरा मल्टीपल आ गया 8 का, इसको लिख दें। अब देखें 8 3 टाइम्स कितना होता है जी, वो होता है 24, ये आपके पास तीसरा मल्टीपल आ गया 8 का और इसका एलिमेंट बनेगा, कॉमा डाल दें। और 8 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 32। तो ये देखें आपके पास चौथा मल्टीपल आ गया 8 का 32, और ये भी इसका एलिमेंट बनेगा। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि सेट के अंदर कहा हुआ था सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी वही मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं जो 0 से बड़े हों और 32 से छोटे हो, यानी 32 को शामिल करना है और इससे छोटे छोटे, तो वो यही बनते हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते। और यहाँ पे आप इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इसी को कहेंगे कि हमने सेट एन के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन किया है सेट नोटेशन में। जब कोई सेट इस तरह लिखा होता है, इसी को हम कह रहे होते हैं कि सेट नोटेशन में लिखा गया है, जिसके अंदर एलिमेंट्स को इस तरह लिस्ट डाउन किया गया है। तो आपने एन सेट के एलिमेंट्स तो लिख लिए। अब चलते हैं क्यू सेट की तरफ। तो अब क्यू सेट के भी एलिमेंट्स हमने लिखने हैं, पहले उसको भी रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि उसके एलिमेंट्स लिखना आसान हो। तो मैं इस चीज को जो यहां पर लिखी हुई रिमूव कर देता हूं। तो अब हम सेट क्यू को यहां पर रीड करते हैं। तो देखिए सेट क्यू के अंदर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लिखा हुआ है फिर से एक्स, दोबारा से ऊपर की तरह कॉलन का सिंबल है और फिर एक्स लिखा हुआ है। और मैं आपको बता ही चुका हूं, आप इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स, यानी इस सेट के अंदर ऐसे एक्स है, ऐसे एक्स का मतलब ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं। आगे उनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की जा रही है, वो कैसे एलिमेंट्स हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 4 के मल्टीपल है। 4 के मल्टीपल का मतलब वो नंबर्स जो 4 के टेबल पर आते हैं या वो नंबर जो 4 से मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे, उन्हीं को 4 के मल्टीपल कहेंगे। अब 4 के मल्टीपल तो बहुत सारे होते हैं, तो आपने कौन से लिखने, वो आगे बताया जा रहा है, सच दैट, और ऐसे हैं वो। इसमें आगे आप इसको रीड करेंगे, इस x का मतलब अगेन इस सेट के एलिमेंट्स ही हैं, और इस सेट के अंदर एलिमेंट्स जो हैं 4 के मल्टीपल हैं, तो ये x इन 4 के मल्टीपल्स ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि ये ऐसे x हैं जो कि ग्रेटर देन 0 हैं, यानी इस सेट के अंदर जो x हैं यानी मल्टीपल्स ऑफ 4 है, यानी इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से बड़े हों, और आगे लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल टू 32, और 32 से छोटे हो। यानी ये कहा जा रहा है कि इस सेट क्यू के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी 4 के टेबल पर आते हैं या किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं, और वो ऐसे नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं और 32 से छोटे हैं, यानी 0 से 32 के दरमियान आने वाले 4 के मल्टीपल तमाम के तमाम इस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे। 0 को आप शामिल नहीं करेंगे, लेकिन 32 अगर 4 का मल्टीपल हुआ उसको शामिल करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनइक्वालिटी यूज हुई हुई है वो लेस देन और इक्वल टू की यूज हुई हुई है। तो जब भी आपके पास इस तरह की इनइक्वालिटी हो जिसके नीचे इस तरह की लाइन हो, तो इधर जो भी आपके पास नंबर मेंशन होगा आपने उसको इंक्लूड करना होता है इस तरह के सिनेरियो में। तो यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब 32 को काउंट करेंगे। तो इससे पता चल गया कि क्यू सेट के अंदर आपने मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं जो 0 से बड़े होने चाहिए और 32 से छोटे होने चाहिए। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, तो सबसे पहला मल्टीपल जो 0 से बड़ा होगा वो होगा 4 1 टाइम्स 4, ये पहला मल्टीपल है, इसको आप लिख लें। इसके बाद जो दूसरा मल्टीपल होगा वो होगा 4 2 टाइम्स करके आएगा, 4 2 टाइम्स 8, ये दूसरा मल्टीपल है, यहाँ पे लिख दें। इसके बाद जो तीसरा मल्टीपल होगा वो होगा 4 3 टाइम्स, जो कि होता है 12, वो भी यहाँ पर लिख दें। इसी तरीके से अब आप करते जाएं, 4 4 टाइम्स जो होगा वो उसका चौथा मल्टीपल आप कह लें हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आप 16 लिख दें। इसके बाद आप 4 को 5 टाइम्स करें
तो वो कितना आता है, वो होता है 20। ये इसका आप कह लें एक तरह का फिफ्थ वाला मल्टीपल हो गया इस सेट के अंदर। इसी तरीके से आगे करते जाते हैं तो 4 6 टाइम्स आपके पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 24, यहाँ पे लिख दें 24। इसी तरीके से 4 7 टाइम्स करेंगे, ये हो जाएगा 28, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 28। और फिर आप 4 8 टाइम्स करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32, और यहाँ पे आप लिख देंगे 32। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि सेट के अंदर खुद ही कहा गया था कि 32 या 32 से कम होने चाहिए और 0 से बड़े होने चाहिए, तो इससे आगे आप नहीं लिखेंगे। 32 तक हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आप एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आपने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, और फर्स्ट पार्ट के मुताबिक एन सेट के एलिमेंट्स को भी और क्यू सेट के एलिमेंट्स को भी आपने लिस्ट डाउन करके दिखा दिया सेट नोटेशन में। इसी को बोलते हैं सेट नोटेशन, जब आप इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स को कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट पे लिखा हुआ है फाइंड एन इंटरसेक्शन क्यू। आपको पता है हम इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, हम इस सिंबल को पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। और इसका क्या मतलब होता है, जब भी आपको ये वाला सिंबल किसी दो या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान नजर आए, इससे मुराद ये होता है कि आपने उन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, यानी उन एलिमेंट्स को लिखना है जो इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो। यही हमें इंटरसेक्शन बता रहा होता है। तो सेकेंड पार्ट में बेसिकली ये जो भी आपने एन और सेट क्यू फाइंड आउट किए हैं, इनके एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन किया है, आपने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जो चीज हमने पहले फाइंड आउट करनी है वो यहां पर मेंशन कर देते हैं। आपने फाइंड आउट करना है एन इंटरसेक्शन क्यू, तो आप यहां पे लिख लें एन, यहां पे लिख लें इंटरसेक्शन, और यहां पे लिख लें क्यू। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका जस्ट ये मतलब है कि जो एलिमेंट्स एन में हैं और जो एलिमेंट्स क्यू में है, कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहे हैं, उनको यहां पर मेंशन कर दें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए एन के अंदर 8 है, क्यू के अंदर भी 8 मौजूद है एज एन एलिमेंट, तो आप 8 को लिख दें, कॉमा डालें। आगे आप देखें एन के अंदर 16 मौजूद है, तो क्यू के अंदर भी 16 मौजूद है, इसको भी लिख दें, तो ये हो गया 16। आगे आप देखें एन के अंदर 24 मौजूद है और क्यू के अंदर भी एज एन एलिमेंट 24 मौजूद है, इसको भी आप लिख दें, ये थर्ड एलिमेंट हो गया। और 4 में आप देखें एन के अंदर 32 मौजूद है और क्यू के अंदर भी 32 मौजूद है, तो ये आपके पास इसका फोर्थ एलिमेंट भी आ गया जो कॉमन है। इसके बाद एन के अंदर कुछ एलिमेंट्स आए नहीं जो इसमें देखे जाए कॉमन के तौर पर, इसका मतलब इन दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स थे, जो दोनों में मौजूद थे, वो यही थे। तो इसलिए आप आगे इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो ये आपने एन इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी किसी दो सेट्स का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, इसका जस्ट मतलब यही होता है कि उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आपने उनको लिस्ट डाउन कर देना होता है इस तरीके से। तो यहां पर आपका ये पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट्स द सेट एन एंड क्यू। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आपने एक वेन डायग्राम बनाकर दिखानी है जो कि इन सेट्स को, यानी एन और क्यू सेट्स को, जो नीचे भी हमने फाइंड आउट किए हैं जिनके एलिमेंट्स, इनको रिप्रेजेंट करती हो। और वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम एक ऐसी डायग्राम को बोलते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट सर्कल्स बनाकर सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब यहां पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट बताया जाए, यानी आपके क्वेश्चन में अगर यूनिवर्सल सेट गिवन हो, तो वेन डायग्राम बनाते वक्त हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। और अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन ना हो तो आप रेक्टेंगल ना भी बनाएं तो भी वेन डायग्राम सही होती हैं। ये बात मैंने इसलिए आपको स्टार्ट में बता दी ताकि आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि यहां पर रेक्टेंगल बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन। इसलिए जब हम वेन डायग्राम्स को बनाएंगे तो डायरेक्ट सर्कल से ही स्टार्ट करेंगे, हम उसके ऊपर रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे। इस तरह आप ही की बुक के अंदर, आप ही की बुक में पेज नंबर 61 पे एक वर्कड एग्जांपल हुई हुई है, वो आप देख सकते हैं। वहां पे भी यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन, तो बुक ने रेक्टेंगल जो है ऊपर ड्रॉ नहीं किया। तो ये इसलिए चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब हमने वेन डायग्राम कैसे बनानी है, तो याद रखिएगा जब भी आपने वेन डायग्राम बनानी हो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ये होती है वो आप ये देखें कि आपके सेट्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें इन दोनों सेट के एलिमेंट्स आपको ऊपर पार्ट नंबर 1 में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो आप नोटिस करें एन सेट के तमाम एलिमेंट्स क्यू सेट में मौजूद हैं। 8 है एन में, वो भी क्यू में है। 16 भी आप देखें एन में है, वो भी क्यू में है। 24 है एन के अंदर, वो भी क्यू में मौजूद है। और आपके पास जो 32 है वो भी आपके पास क्यू सेट में मौजूद है। तो जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स आपके पास किसी दूसरे सेट में मौजूद हो, तो ऐसे केस में आप वेन डायग्राम्स को दो तरीकों से बना सकते हैं। एक तो होता है ओवरलैपिंग सर्कल से भी आप इनको शो कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीका होता है सबसेट वाला केस, यानी जब भी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में आ जाए तो आप दो सर्कल्स बनाएंगे, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। जो बड़ा सर्कल होगा वो उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें ज्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, और छोटा सर्कल उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिसमें कम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर दो सर्कल्स बनाने वाले
लें इस वेन डायग्राम को शो करने के लिए, तो ये मैंने एक सबसे बड़ा सर्कल बना लिया और इसी के अंदर मुझे वो दूसरा सर्कल बनाना है। ये मैंने इसी के अंदर एक दूसरा सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जो साइज में आपके सामने इससे छोटा है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक सेट के एलिमेंट्स मुकम्मल के मुकम्मल दूसरे मौजूद हैं। ऐसे केस में आप इस तरह की वेन डायग्राम्स बनाएंगे, इस तरह चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो बड़ा सेट था वो था सेट क्यू, क्योंकि इस सेट क्यू के अंदर एन के तमाम एलिमेंट्स मौजूद थे और क्यू ही सेट के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सर्कल है साइज में, जिसको आप आउटर सर्कल भी बोल सकते हैं, आपने इस सेट का नाम इसी सेट के ऊपर रखना है। यानी क्यू सेट सबसे बड़ा है तो आपने इस सेट का नाम क्या रख देना है? क्यू। तो इसलिए मैं यहां पर क्या मेंशन कर रहा हूं? क्यू। और जो सर्कल इसके अंदर मौजूद है वो उस सेट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कम एलिमेंट्स मौजूद थे, यानी एन वाला सेट। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिख दें? एन, इस तरीके से। तो ये अंदर वाला सर्कल एन वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर वाला सर्कल क्यू वाले सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ऑब्वियस बात है, एन क्यू के अंदर है, यानी क्यू के अंदर ही एन आता है। ये एन जो है बेसिकली क्यू के अंदर इसलिए बना हुआ है क्योंकि एन के तमाम एलिमेंट्स इस क्यू के अंदर आते हैं। जब आप ऐसा कर लेंगे, अब आपने एन के एलिमेंट्स एन में लिख देने और क्यू के एलिमेंट्स क्यू में लिख देने। तो एन के पास कौन से एलिमेंट्स हैं? ऊपर लिखे हुए 8, 16, 24 और 32। तो एन के अंदर आप लिख दें 8, इसी सर्कल के अंदर रहते हुए 16, ठीक है, 24 और 32। तो देखिए मैंने n के एलिमेंट्स यहां पर n में लिख दिए। अब जो एलिमेंट्स इसके अलावा हैं, 8, 16, 24 और 32 के अलावा हैं और Q में मौजूद है, तो वो आपने Q वाले सर्कल की बाउंड्री के अंदर रहते हुए लिख देने। इनको दोबारा नहीं लिखने क्योंकि ये तो कॉमन एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब आपने n को अंदर लिख दिया है इसका ऑटोमेटिकली मतलब यही है कि ये Q के अंदर ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब बस 8, 16, 24 और 32 को छोड़कर इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपने यहाँ पर अब मेंशन कर देने। अब वो कौन कौन से बचते हैं? तो देखें यहाँ पर 4 बचता है, Q के अंदर 4 है, यहाँ पे आप 4 मेंशन कर दे, कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। 8 तो आप लिख ही चुके हैं, वो n की सूरत में अंदर पहले से आ चुका है, इसको छोड़ दें। इसके बाद 12 मौजूद है, आप यहाँ पर 12 लिख दें। 12 के बाद 16 पहले से अंदर लिखा जा चुका है, इसको छोड़ दें। इसके बाद आप देखें 20 मौजूद है, आप यहाँ पर 20 लिख दें। 20 के बाद देखें 24 आता है, वो पहले ही n सेट की वजह से अंदर लिखा जा चुका है, उसको छोड़ दें। उसके बाद 28 मौजूद है, आप यहाँ पर 28 लिख दें। और उसके बाद देखें 32 है, वो पहले ही लिखा जा चुका है, उसको छोड़ दें। तो ये आपने बेसिकली जो है वेन डायग्राम बना ली। इसी को हम वेन डायग्राम कहते हैं, जब हम या दो से ज़्यादा सर्कल्स को यूज़ करते हैं सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। याद रखिएगा जो एलिमेंट्स यहाँ पर आप एन के अंदर लिख चुके हैं उनको रिपीट ना करिएगा, वो ऑटोमेटिकली क्यू का पार्ट है क्योंकि क्यू सेट के अंदर ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो होंगे वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और रेक्टेंगल का बता दिया, अब इसके बाद रेक्टेंगल ना बनाएं तो बेहतर है। अगर बना भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं होता, जस्ट चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन ही होती है। जब यूनिवर्सल सेट गिवन होता है तो बना लेते हैं, ना गिवन हो तो नहीं भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है इज n इंटरसेक्शन q इज इक्वल टू n एक्सप्लेन। तो आपसे कहा जा रहा है कि क्या n इंटरसेक्शन q n के इक्वल है? अगर ऐसा है तो इस बात को एक्सप्लेन करें। तो आप नोटिस करें सेकंड पार्ट में हमने n इंटरसेक्शन q निकाला था और इंटरसेक्शन आपको क्या बताता है? इंटरसेक्शन बताता है आपको कॉमन एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे n और q के जो कॉमन एलिमेंट्स हमने निकाले थे, यानी इसका जो इंटरसेक्शन निकाला था वो था 8, 16, 24 और 32, यानी ये सेट आया था जिसमें ये एलिमेंट्स थे। और आप देख सकते हैं ये सेम एलिमेंट्स n में मौजूद हैं, n भी ऐसे ही सेट है 8, 16, 24 और 32, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये बात तो वाकई में ट्रू है कि जब आप n और q का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आपको आंसर में सेट मिलेगा वो सेट n ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे इक्वल टू n लिख दिया है। तो अब ये बात तो ट्रू हो गई। अब ऐसा हुआ क्यों है कि ये n के इक्वल क्यों आ गया? तो ये आपने याद रखना है, जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो हमेशा उनके इंटरसेक्शन का आंसर वही सेट यानी छोटा वाला सेट आता है। क्योंकि n वाले सेट के तमाम एलिमेंट्स क्यू में मौजूद हैं तो हमेशा इसका इंटरसेक्शन n ही आना था। ये कोई भी केस होता, कोई भी यहाँ पर दो सेट होते कि किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मौजूद होते तो हमेशा आंसर में इंटरसेक्शन के वही सेट मिलता जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पर n इंटरसेक्शन q का आंसर हमें n सेट ही वापस मिला है क्योंकि n के ही तमाम एलिमेंट्स q सेट में मौजूद थे। तो अब आप 4 पार्ट का आंसर किस तरह लिखेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपने 4 पार्ट के आंसर को इस तरह कोड कर देना है। आप यहाँ पर लिख देंगे कि यस, कि बिल्कुल ऐसा ही है, n इंटरसेक्शन q जो है वो आपके पास n के इक्वल आया और उसकी रीजन ये है कि n के तमाम एलिमेंट्स q में मौजूद हैं। तो आप आगे लिख देंगे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n आर आल्सो इन q। जब भी किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो तो आंसर में वही सेट मिलता है। तो n के अगर तमाम एलिमेंट्स q में मौजूद हैं इसलिए आंसर में हमें n मिला है इंटरसेक्शन निकालते वक्त। तो यही आपने स्टेटमेंट कोड कर देनी है कि यस सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ n आर आल्सो इन q। तो यहाँ पर आपके ये चारों पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये 4 के 4 पार्ट समझ आए होंगे।
तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।